नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 फरवरी। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वैज्ञानिक सर सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। सर सीवी रमन जी ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। इस खोज के लिए सर सीवी रमन साल 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। सीवी रमन जी को साल 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस दिन को मनाने की घोषणा भारत सरकार ने साल 1986 ईस्वी में की थी। यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा भारत सरकार ने साल 1986 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋषभ देव। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव थे। उन्हें आदित्यनाथ भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, भगवान ऋषभ देव की माँ का नाम मरुदेवी था। भगवान ऋषभ देव भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। भगवान ऋषभ देव को अष्टापद से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव थे। उन्हें आदित्यनाथ भी कहा जाता था। ऋषभ देव को आदित्यनाथ भी कहा जाता था। भगवान ऋषभ देव की माता का नाम, इनकी माता का नाम मरुदेवी था। नेक्स्ट पॉइंट है, भगवान ऋषभ देव भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। ऋषभ देव जी जो थे चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भगवान ऋषभ देव को अष्टापद से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारनाथ। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध जी का जो पहला उपदेश था वो पाली भाषा में दिया था। उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों वप्पा, भादिया, महानामा, कौंडिन्य और अस्सागी को उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ये वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कृषक, कारीगर और शिकारी थे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ये वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कृषक, कारीगर और शिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। गुप्त वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने उत्तरी और मध्य भारत में शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि महाराजाधिराज, राजाओं का महान राजा। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि महाराजाधिराज से पता चलता है कि वे राजवंश के पहले अधिपति शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा गुप्त युग। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, गुप्त युग। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी लगभग 427 ईस्वी में की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में लगभग 427 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। आपका पहला पॉइंट है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त साम्राज्य के महान शासकों में से एक थे, जिन्होंने 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य के महान शासकों में से एक थे जिन्होंने 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अगर पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शाहजहां। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, शाहजहां। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने साल 1638 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। उन्होंने दिल्ली में शाहजहानाबाद नाम की नई राजधानी बसाई थी। यह शहर यमुना नदी के किनारे बसा था। शाहजहानाबाद को पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने साल 1638 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने दिल्ली में शाहजहानाबाद नाम की नई राजधानी बसाई थी। यह शहर यमुना नदी के किनारे बसा था। शाहजहानाबाद को पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पुरानी दिल्ली का
पुरानी दिल्ली को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका तो ऑप शाहजहानाबाद, इसका आंसर शाहजहानाबाद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है तो आप शाहजहानाबाद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य में स्थित है, जो गुवाहाटी शहर के पास नीलाचल पर्वत पर स्थित है। कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य में स्थित है, जो गुवाहाटी शहर के पास नीलाचल पर्वत पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती की योनि इस स्थान पर गिरी थी। कामाख्या मंदिर तांत्रिक प्रथाओं के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है। कामाख्या मंदिर तांत्रिक प्रथाओं के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को माना जाता है। 1969 ईस्वी में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1969 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस सन में हुई, तो इसका करेक्ट आंसर आप दे सकते हैं 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वे भारतीय राष्ट्रीय समिति के पहले अध्यक्ष थे। वे भारतीय राष्ट्रीय समिति के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, जो अंतरिक्ष भवन में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में स्थित है, जो अंतरिक्ष भवन में है। अंतरिक्ष भवन में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसका करेक्ट तो आप आंसर याद रख सकते हैं 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसरो की स्थापना से पहले इसका नाम इनकोस्पार था। अगर आपसे पूछा जाए इसरो की स्थापना से पहले इसका नाम क्या था, तो आप इनकोस्पार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मुख्यालय का पता अंतरिक्ष भवन, न्यू बेल रोड, बेंगलोर 560231। मुख्यालय का पता है अंतरिक्ष भवन, न्यू बेल रोड, बेंगलोर 560231। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यकृत। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यकृत। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। मानव शरीर में कुछ विटामिन यकृत यानी लीवर में संचित होते हैं, जबकि कुछ अन्य वसा में या अन्य ऊतकों में जमा होते हैं।
मानव शरीर में कुछ विटामिन यकृत में संचित होते हैं, जबकि कुछ अन्य वसा में या अन्य ऊतक में जमा होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए यकृत में, विटामिन डी यकृत और वसा ऊतक में, विटामिन ई वसा ऊतक में, विटामिन के यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। उन्हें यह पुरस्कार साल 2014 में मिला था। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कल्पना चावला। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कल्पना चावला। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। वह भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। साल 1997 में कल्पना ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया में उड़ान भरी थी। साल 2003 में अंतरिक्ष यान कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करते समय टूट गया। इस दुर्घटना में कल्पना चावला समेत सभी 7 चालक दल के सदस्य मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर 224 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो आप कह सकते हैं मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को, अशोक ने, यहाँ पे बौद्ध रहेगा, बौद्ध आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे बौद्ध रहेगा। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक थे और पहले एशियाई भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक थे और पहले एशियाई भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाली में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है आकाश का माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाली में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है आकाश का माथा। नेक्स्ट पॉइंट है, तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा, तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 19 दिसंबर 1966।
ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 दिसंबर 1966। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी 19 दिसंबर 1966 को स्थापित हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। मनीला और फिलीपींस में इसका मुख्यालय स्थित है। बैंक एशिया में बैंक एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में 31 क्षेत्रीय कार्यालय भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को महान आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और विचारक स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। भारत सरकार ने साल 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 जनवरी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 जनवरी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। नौ जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी याद में प्रवासी भारतीय समुदाय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इन्हीं की याद में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तबला। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा तबला। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे। पंडित किशन महाराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से ताल्लुक़ रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भूकंप। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देख लेते हैं। सिस्मोग्राफी भूकंप विज्ञान की एक शाखा है जो भूकंपों और पृथ्वी के भीतर की हलचलों का अध्ययन करती है। सिस्मोग्राफी भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने और मापने का विज्ञान है। और सिस्मोग्राफ क्या है? यह एक ऐसा उपकरण है जो भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। यह एक खारे पानी की झील है। यह भारत का एक राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक विरासत स्मारक है। यह उल्का पिंड की टक्कर से बनी थी। यह उल्का पिंड की टक्कर से बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भील। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भील। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। वे भारत की कुल अनुसूचित जनजाति
आबादी का लगभग 38% है। भील जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ त्रिपुरा में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं ये हैं। पहला असमिया, दूसरा बंगाली, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पांचवा कन्नड़, 6 कश्मीरी, 7 कोंकणी, 8 मलयालम, 9 मणिपुर, 10 मराठी, 11 नेपाली, 12 उड़ीसा, 13 पंजाबी, 14 संस्कृत, 15 सिंधी, 16 तमिल, 17 तेलुगु, 18 उर्दू, 19 बोडो, 20 संथाली, 21 मैथिली और 22 डोंगरी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।